अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुद्दत में अमल दरामद जो है होता हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे में फैसले पर अमल दरामद में 30 घंटे से भी कम का वक्त जो है वो बाकी है। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद की बजाय मज़ीद तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के लिए इंतज़ार में है। और ऐसे में फिर देखते हैं हम कि PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तिलाफी नोट सामने आता है, और इस इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देना गैर आइनी है। रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। अगरचे फुल कोर्ट के फैसले में इसकी हैसियत ना होने के बराबर है, मगर सियासी मैदान में दोबारा से हलचल दिखाई दे रही है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार साहब कह रहे हैं कि आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर ये फैसला किया गया है और रिलीफ ना मांगने वालों को यकतरफा रिलीफ दिया गया, जो कि आइन और कानून को धचका लगा है। इसी पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और अपने पैनलिस्ट की हम राय जानेंगे। साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कैसे देखती हैं आप कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मज़ीद तशरीह के लिए, रहनुमाई के लिए जो है उसने रजू किया है सुप्रीम कोर्ट से, और अब ये जो दो इख्तिलाफी नोट आए हैं इनकी क्या अहमियत है, और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस इख्तिलाफी नोट के ऊपर जो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का है इसकी प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देख लेना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। कानूनी तौर पे इसका एक असर है, और वो सिर्फ इतना है कि ये एक एकेडमिक नेचर की बहस शुरू हो जाएगी आइंदा के केसेस के अंदर। शायद कल को रिव्यू पिटिशन के अंदर इसके अंदर से कुछ ग्राउंड्स कानून के अंदर आर्ग्यू की जाएं कि देखिए जज साहिबान ने ये ऑब्ज़र्व किया था, दो जज साहिबान ने ये ऑब्ज़र्व किया था। तो ये कानूनी प्रेसिडेंट के तौर पे, हालांकि मेजॉरिटी जजमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको कभी कभी रेफ़र किया जा सकता है। ये इसकी इतनी सी कानूनी इंपॉर्टेंस है। शायद रिव्यू में जो इलेक्शन कमीशन ने और दीगर पार्टीज़ ने जो रिव्यू दायर किया है, शायद उस रिव्यू के अंदर इसको कुछ पढ़ा जाए, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि किसी पे बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, इसका नैरेटिव या सियासत के अंदर इसका कुछ असर होगा। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इस वक्त की एक कशीदा सियासी इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे दोनों साइड्स सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फ़ैसलों को सहारा बनाते हुए अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करना चाह रहे हैं। एक तरफ से फ़ैसला आता है कहीं पे तो दूसरा कहता है कि ये चोर है, दूसरी तरफ से फ़ैसला आता है वो कहता है कि ये तो इद्दत का केस है। और हम कानून को, अदालत के फ़ैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को सियासत की नैरेटिव के अंदर क्योंकि हमने बुन दिया है, तो ज़रूर ये वाला फ़ैसला भी बुना जाएगा। अता तारड़ साहब, जिनका कोई ज़्यादा कानूनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, शायद अंडरस्टैंडिंग भी उस तरह की नहीं है, लॉ की डिग्री ज़रूर है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन होगी। लेकिन बेसिक जो इस जजमेंट को जब आप पढ़ें किसी भी कानूनी जाविये से, तो इसके अंदर एक ऐसा आइन का एक सवाल है या कॉन्स्टिट्यूशनल फ़िलासफ़ी का एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितनी भी कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंसेस हैं, वो भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह की जितनी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं, उनमें एक फ़ंडामेंटल सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या आइन जो एक वक्त में लिखा जा चुका हो, यानी कि अमेरिका का आइन 1778 का लिखा हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान का आइन एक ऐसी जनरेशन ने एक ऐसे वक्त के अंदर लिखा जिसमें तमाम आइन के और जमहूरियत के सवालात कॉन्टेम्पलेट नहीं हो सकते थे, ना ही कोई कर सकता है। क्या वो लिखा हुआ आइन एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है जिसके हर लफ्ज़ की तशरीह एक स्ट्रिक्टेस्ट सेंस के अंदर होगी? एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस माइनॉरिटी जजमेंट का है जो आज हमारे सामने आई, और दूसरी तरफ एक डिफरेंट फिलॉसफी है कि आइन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आइन की तशरीह सिर्फ लिखे हुए हर्फ के उस वक़्त के मुताबिक नहीं होगी जिस तरह वो लिखा गया था, बल्कि आइन की तशरीह होगी तो उसी शक की, लेकिन हर वक्त में, हर असर में, हर जनरेशन के मुताबिक की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर बड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इंटरप्रेट होते थे। ये ब्लैक अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ या ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक ज़माने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त तब्दील हुआ, कुछ तरामीम के थ्रू, लेकिन मोस्टली जजमेंट्स के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आइन को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया जिसके अंदर बहुत से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कहते हैं। यहाँ पे भी इफ़ेक्टिवली जो मेजॉरिटी की जजमेंट है, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब जब अदालत के अंदर बहस हो रही थी, तो जो कॉन्सेप्ट उन्होंने या जो सवाल उन्होंने उठाया वो ये था कि हमारी जमहूरियत का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि जिसने जितनी पार्ट्स इलेक्शन में सीटें जीती उसको उतनी रिजर्व्ड सीटें मिलेंगी। क्या इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, जो हमारी जमहूरियत की बेस लाइन है, क्या इसको प्रोसीजर के तहत कि नहीं आपको पार्टी की लिस्ट 3 दिन में जमा करवानी चाहिए थी, 3 दिन के बाद नहीं करवा सकते, 2 दिन से पहले नहीं करवा सकते, इस एफिडेविट पे सिग्नेचर ठीक है, उस एफिडेविट पे सिग्नेचर ठीक नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी, ये इस इंटरप्रिटेशन के अंदर रह के जो आइन के अंदर उस वक्त लिखी गई जब ना इलेक्शन सिंबल छीनने को कॉन्टम्पलेट किया गया था या उसको ख़त्म करने को कॉन्टम्पलेट किया गया था, ना 2024 के अंदर दीगर जो इलेक्शंस के अंदर लोगों ने एलिगेशंस लगाई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई, उनको कोई कॉन्टम्पलेट कर सकता था 1973 में जब आइन लिखा गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये अदालत के अंदर कहना था, जो मेजॉरिटी ने भी लगता है जजमेंट के अंदर इस बात को तस्लीम किया, कि हमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आइन का कि जमहूरियत के अंदर जिसको वोट पड़ा है उसकी उतनी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट को, इस ऑब्जेक्टिव को ओवरराइड करना चाहिए। लेकिन बाकी इख्तलाफी नोट में जो बात सामने आई है, 6 दिन करना पड़े। माजरत साहब, जिस तरह से लिखा है कि फुल कोर्ट के फैसले में इसकी हैसियत ना होने के बराबर है और रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा, तो ये फिर बात किस जानिब जाती है? ये देखिए, ये जी मैं गुजारिश करूं, देखिए आइन के हमारे कानून के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको रीडिंग इन या रीडिंग डाउन प्रिंसिपल्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं, दीगर कवानीन में, कि आप जो भी लिखी हुई शिक हो उसको आप रीड इन करें या रीड डाउन करें एक ऐसे तरीके से कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट का या जमहूरी कॉन्सेप्ट है उसको अपहोल्ड किया जाए। इसका तस्करा जजमेंट में भी है कि रीडिंग इन और रीडिंग डाउन क्या होता है। अदालत के इन 2 फाजिल जज साहिबान का कहना है कि इस सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के अंदर रीडिंग इन रीडिंग डाउन को थोड़ा बढ़ा के किया, यानी कि इस तरह रीड इन या रीड डाउन किया आइन को कि वो शायद आइन के जाविये से निकल गए। ये इन 2 जज साहिबान का कहना है। दूसरी तरफ हमारे पास कम से कम 8 शायद 11 जज साहिबान हैं, अभी जब बाकी तफसीली फैसले आएंगे तो पता चलेगा, जिनका ये कहना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो जमहूरी प्रिंसिपल है जी, उसका तकाजा है कि उसको अपहोल्ड किया जाए। अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स उसके अंदर रास्ते में हो तो उसको दरगुजर करते हुए सब्सटैंटिव लॉ को, जमहूरियत को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपहोल्ड किया जाए। ये एक आईनी बहस है, स्ट्रिक्टो सेंसो आइन को पढ़ने की और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आईनी बहस है, बिल्कुल साफ। जो बहस अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में तो काफ़ी दिहाइयों से बहस चलती आ रही है। जी ठीक है, अदल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से साथ साहब भी ये कह रहे थे, लेकिन मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत जतन कर रही है, कल भी इस पर हमने बात की कानून साजी को लेकर, क्या लगता है आपको हुकूमत कामयाब हो पाएगी? असल में जिस मकसद के लिए हुकूमत ये कर रही है उस मकसद में हुकूमत कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत अभी भी इस बात पे डटी हुई है कि उसने जो एक अहम जो ओहदे की तोसी है वो करनी है, और इस हवाले से हुकूमत आखिरी हद तक हाथ पांव मारने के लिए तैयार है। उसके लिए उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि नज़रसानी में या तो उसको रिलीफ मिल जाए और उसके बाद उसको कोई 2/3 अक्सरियत मिल जाए, और उसमें तो अभी तक के जो हालात हैं, जो अभी तफसीली फैसला अगरचे आना है, लेकिन जो तहरीरी तौर पे फैसला सामने इनिशियल आ चुका है, उसमें तो हुकूमत के लिए कोई ग्राउंड बनती दिखाई नहीं दे रही कि उसका केस जो है वो मजबूत नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई मासूम बन के रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है और इस तरह के काम करके अब 30 घंटे से कम वक्त रह गया और फैसले में अमल दरामद जो है
इसको आप ना होने दें और जितनी आपके पास एग्जिस्टिंग जो तादाद है असम्बली की, उसके बुनियाद पे आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन करने की कोशिश करें जो कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पे होती है। इस तरह से नहीं होती, लेकिन हुकूमत में कुछ बैठे बड़े दानिश्वर ऐसे मशवरे भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है इख्तलाफी नोट, इस इख्तलाफी नोट की हैसियत जो है वो सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के हद तक हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कंजम्पशन की हद तक हो सकती है। लेकिन उसमें जो 6 पॉइंट्स उठाए हैं, उसमें आने वाले दिनों में आपको हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन उसमें जो ये कह रहे हैं, हमने चूंकि इस केस को कवर किया तो इसलिए जो 3-4 पॉइंट्स हैं मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर मुकदमे में मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए किसी किस्म का दावा ही नहीं किया था। तो बुनियादी तौर पे इस केस के फैसले में उस बुनियाद को ठीक किया गया है कि वो बुनियाद ही गलत थी कि आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके उस वक्त ज़ाहिर पीटीआई को ही बाहर कर दिया था, और बात की आपने कंडीशन ऐसा पैदा कर दी कि फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रूप में इनको फिर आना पड़ा। फिर आपने कहा कि अदालत की ये खुद साख्ता दादरसी है। अब 187 में या तो आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर ना हो तब बंदा ये बात कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देना गैर आईनी है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जज, यानी 2 जज जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जिन लोगों ने ये लिखा था कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं। फिर इसके अलावा एक चीज बड़ी तशवीशनाक भी है और खौफनाक भी है, वो ये है कि हमने पहली मर्तबा ऐसे देखा है कि जज साहिबान अपने इख्तलाफी फैसले में ये लिख रहे हों और जिसका मफहूम ये बन रहा हो कि किसी भी आईनी इदारे को ये नहीं कहा जा सकता कि जो वो अदालत के किसी ऐसे फैसले पे अमल करे जो गैर आईनी हो। ये बड़ा खौफनाक है। इससे ये चीज सामने आई है कि जो चीजें इख्तलाफ राय अदलिया के अंदर कानूनी नुक्ते पे होना उसका हुस्न है, लेकिन जिस तरह हमने देखा इस केस के अंदर जो रिमार्क्स की सूरत में आया और अब वो फैसलों की सूरत में आ रहा है, इसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और इस पेंडोरा बॉक्स खोलने के बाद इस 2 जज साहिबान के फैसले के बाद इस फैसले के बाद जो है 8 जज साहिबान का जो तफसीली फैसला है, 8 जज साहिबान का जो तफसीली फैसला है, उसमें ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। तरफ भी मुझे जाना है जी अदील। जैसे मैं हसन साहब के पास जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, क्योंकि अदील ने मेरीन सॉरी एक छोटी सी गुजारिश, क्योंकि अदील ने इस पर तज़किरा किया। मैं कल भी ये बात कर रहा था और आज भी वापस इसको थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपने कानूनी मुशीरान को घुमा फिरा रही है किसी तरीके ये काम करने के लिए। जब भी तारीख लिखी जाएगी इस फेज़ के ऊपर कि इसमें सियासी तौर पे क्या हुआ, अदालती तौर पे क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा कसूरवार हुकूमत के कानून के मुशीरान को ठहराया जाएगा जिन्होंने उनको इस तरह के मशवरे दिए, जिस तरह की लेजिस्लेशन इन्होंने करने की कोशिश की। ठीक हो गया साहब। हसन साहब, जिस तरह से साहब भी ये बात कर रहे थे और अदील साहब भी ये बात कर रहे थे, फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है अमल ना करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि क्या असरात होंगे? जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब इनके हक में फैसला आया तो और इख्तलाफी नोट भी आया तो उन्होंने कहा इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत नहीं होती। और फिर ये भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब हम मुलाकातें करते, मिलते, सवालात करते, तो उन्होंने कहा ये जाली नोट ईद मुबारक कार्ड के बराबर इसकी हैसियत होती है, इख्तलाफी नोट को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। वो अलग बात है कि जो एक फैसला है, एहतराम तो सब करते हैं, लेकिन आज वही हुकूमत मुस्लिम लीग नून की इस इख्तलाफी नोट को लेकर बुनियादें बनाकर कल पार्लियामेंट में भी जा रही है और पार्लियामेंट में भी जिस तरह की कानून साजी करने जा रही है। और आज मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठी है कि हमने इसके बाद क्या मामला लेकर जाना है। साद रसूल साहब ने जो बात की कि यह बिल्कुल सियासी बयानिया के तौर पर आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो चीज़ें पक रही हैं, जो हुकूमत और हुकूमत को सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे ताकत के मरकज़ हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कल एक कानून साजी जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर रहे हैं और फिर इस 2017 से इम्प्लीमेंट कराने की एक कोशिश की जाएगी, वो देखना यह है कि इसी, मुझे तो एक बता रहे थे कि जिस तरीके से ये तेजी से सेनेट से अप्रूव करवा लिया जाएगा, इसी तरह वो आईनी तरमीम भी एक दफा करवाने की कोशिश करेंगे। बाद में देखेंगे क्या होगा, जिस पर मामला फिर अदालत में जाएगा, फिर वो उड़ा देंगे। मसला ये है कि अभी तो 8 जजेस का मुकम्मल तहरीरी फैसला आना बाकी है। जब वो तहरीरी फैसला आएगा
फिर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या होगी, फिर हुकूमत और हुकूमत को सपोर्ट करने वालों की सिचुएशन क्या होगी। क्या आप 8 जजेस के फैसले को नजरअंदाज कर देंगे जो अक्सरियती फैसला है? और फिर दूसरा जो है, आप ये देखें कि इसमें जो चीजें जो सवालात उठाए गए कि एक आईनी अदारे को आप कह रहे हैं, फैसला कब तक आ सकता है? मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते आ जाएगा, इससे ज्यादा ताखीर और क्या होगी। लेकिन आप ये नोट कीजिए कि हो सकता है कि तहरीरी फैसले के साथ 1-2 पेजिस का इजाफी नोट भी आ सकता है, और उसमें इनके जो सवालात उठ रहे हैं, जो हुकूमत और कल पार्लियामेंट में जो बहस की जाएगी, कानून साजी कर रहे हैं, हो सकता है उसके वाले से भी तफसीली फैसला आ जाए। क्योंकि देखना यह है कि क्या हुकूमत जो फैसला करने जा रही है वो बदनीयती पर मुबनी है, उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है। और यही मामला को लेकर अगर ये पार्लियामेंट से कानून साजी करवा भी लेते हैं तो दोबारा ये अदालत में जा सकता है, जिस पर कई सवालात करे होंगे। और फिर हुकूमत जो आज सवालात उठा रही है कि ये हमें इख्तिलाफी नोट में ये चीजें लिखी गई, इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और इख्तिलाफी नोट में तो ये भी कहा गया, जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जिसकी ये बात भी कर रहे थे, 10 अगर आप पढ़ लें, 10, 11, 12, 13, 4 जो है वो पैराग्राफ पढ़ लें, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एक जो है वो इख्तिलाफी नोट में कहा जा रहा है एक आईनी अदारे को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि इस तरीके पर अमल दरामद करना है या नहीं करना। वो डायरेक्शन है या इनडायरेक्टली उनको गाइडेंस दी जा रही है। और वही लाइनें जो इख्तिलाफी नोट में लिखी गई हैं वही हुकूमती बेंचों से बात सामने आती है, वही हुकूमत और दीगर अफराद सामने आते हैं। लेकिन मेरी सबसे आम तरीन बात, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के मामलात में हुकूमत को सपोर्ट करेगी? मेरी इत्तला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें क्लियर नहीं है, वो इस पर जो है वो मामलात को मलूज़े खातर रखे हैं। मेरे ख्याल में आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि कल अगर वो सेनेट से भी चीजें पास करवा लेते हैं और ये सारा कुछ हो जाता है तो हुकूमत को किस हद तक सपोर्ट करते हैं, ये एक सिचुएशन संगीन बनती दिखाई देगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए स्टैंड करती दिखाई दी। फैसले पे की अहमियत के हवाले से, तफसीली फैसले की अहमियत के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 चीजें बड़ी अहम होंगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से वो क्या चीज लिखते हैं, ये बहुत आम होगा। इख्तिलाफी नोट में दिल बराई साहब अगर आप पढ़ें तो उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात का कहीं जिक्र नहीं किया, उससे पहले 13 जनवरी के मामलात का कहीं जिक्र नहीं किया, जहां से इसकी इब्तिदा हुई, जहां से इख्तिताम तक गया, उसको लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक क्या लिखा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आदिल साहब, इस पर भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। और अभी शहबाज हुकूमत को हल्फ उठाए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन नए इंतखाबात की आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा था और अब लगता है कि पीपल्स पार्टी भी जो है इसी राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी साहब हैं जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। अगर हुकूमत को ख़तरा है तो असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करवाए जाए, ये उन्होंने गुफ्तगू की है। और आज उन्हें हमें दावत भी दी अपने प्रोग्राम में सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी साहब को। नईर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो भी आपने स्टेटमेंट दी इस हवाले से जानेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे, क्या चाहते हैं आप, किस तरह से जो है हुकूमत डिलीवर करे? टॉक शो में कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुकूमत को ख़तरा है या किसी इंडिकेशन की कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई मेजर्स होंगे, तो इस किस्म की उन्होंने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी किसी टॉक शो में, किसी इंटरव्यू में। तो हमने कहा कि उनको जो खतरात हैं वो अपने साथियों के साथ शेयर करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मामलात हैं 1973 के आइन के नीचे चलें, किसी को रिमूव करना है तब भी, किसी को इंस्टॉल करना है तब भी। ये सारे मामलात 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी रेस्टोरेशन पे उसको वापस अपनी असल शक्ल में लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सेक्रीफाइसेस है। और हम समझते हैं कि सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी जो है इस मुल्क में वही आपको कहीं बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। अगर सिस्टम डिरेल होता है तो वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं, इस कौम के मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से था, अगर वो इतनी अप्रीहेंशन हैं तो वो अपने साथियों से शेयर करें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं जो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजुकेशन के जरिए गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के हक में कभी भी नहीं थी।
नाम है। हमने 2014 में अपोजिशन में होने के बावजूद जो धरना दिया था इमरान खान ने, हमने कहा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट डिस्पॉज करने का, और हमने सपोर्ट किया जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को। बुखारी साहब समझते हैं कि डिलीवर करने वाली बात जो है, बुखारी साहब ये फरमाइएगा, ये फरमाइएगा कि सर के कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट की हतमी मंजूरी के लिए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी? और अगर आईनी तरामीम के हवाले से भी या कुछ मामला चलते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? और तीसरा, क्या आसिफ जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन में है, जिस बानी PTI तरीके इंसाफ, इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ये सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके? देखिए जी, जो मुज़ाकरात होते हैं वो पार्टीज की विलिंगनेस से होते हैं। इमरान खान साहब तो उनकी तो विलिंगनेस नजर ही नहीं आती कि वो मुज़ाकरात करना चाहें। आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर मेंबर नेशनल असेंबली ऑन फ्लोर ऑफ हाउस का और मिलके चलते हैं, और उसके बावजूद मतलब पेशरफ नहीं हुई, को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अभी भी मुल्क को क्राइसिस से निकालना जी, उन्होंने जिम्मेदारी तो दी है ना महमूद अचकज़ई को, आप क्या उनसे राब्ता हुआ कोई मुज़ाकरात को लेकर तमाम सियासी जमातों को? उस पे भी आप देख लें, उस पे भी उन्होंने कहा कि जी अचकज़ई साहब बात करें एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM। उस पर भी तो क्लैरिटी नहीं है। और फिर एक दिन वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, सेकंड दिन कहते हैं मैंने मैंडेट ही नहीं दिया। तो असल बात यह है कि एतमाद का फुकदान नजर आता है, ट्रस्ट जो है वो नहीं नजर आता कि जो आज बात करेंगे कल उसको रिस्पॉन्ड भी तो करेंगे। कल बैठेंगे सर पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन एक्ट में तरामीम को सपोर्ट करेगी सर? देखिए जी, हमने तो कहा हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उनके एलाई हैं, और लेजिस्लेशन काम पार्लियामेंट का है, ये किसी और अदारे का काम नहीं है। ना हम चाहते हैं कि कोई अदारा और आईनी तरमीम करे या लेजिस्लेशन करे। हाँ, कोई और अदारा मतलब जुडिशरी है तो लॉ को इंटरप्रेट करे, लेकिन ये आर्टिकल 238 और 39 बड़े वाजे हैं। तो आइन को भी अमेंड करना इख्तियार पार्लियामान का है। तो सोचा जा रहा है आइन में तरामीम पर कुछ सोचो विचार जारी है सर? बिल्कुल, देखेंगे हम कानूनी जो हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारे साथ उनकी बिल्कुल मुशावरत रहती है, वो मुशावरत करेंगे। लेकिन हम समझते हैं, मैं बतौर एक सियासी कारकुन के समझता हूँ कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों का। तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में परेशानी क्यों है? बुखारी साहब ये फरमाइएगा, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डामाडोल क्यों होती दिखाई दे रही है? आप वो मशवरा लेने नहीं आते जरदारी साहब से, कोई रहनुमाई नहीं लेते? मुझे तो डामाडोल नजर इसलिए नहीं आती, उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर से बहुत ज्यादा उनके पास नेशनल असेंबली के मेंबर्स मौजूद है। मतलब वो आज भी उनके पास 206 की तादाद। बुखारी साहब ये बताइए कि 171 चाहिए। बुखारी साहब सॉरी, कथा कलामी की माजरत, ये बताइए कि ये जो बात बार बार हो रही है कुछ विस्पर्स के अंदर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक मकसद जो है वो जुडिशल अपॉइंटमेंट की एज को एक्सटेंड करने का होगा। लॉ मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर कोई बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इस पर कोई मुशावरत हुई है आपकी कोई? नो, दिस इज टोटली अ स्पेकुलेशन, दिस इज टोटली अ स्पेकुलेशन। और मैं समझता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं जरूर एग्री करता हूँ कि ये इख्तियार पार्लियामेंट क्या है वो आइन में अमेंडमेंट करे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी स्टेज पे डिस्कस हुई होगी। ऑब्वियसली ये खबर चली कि जुडिशल कमीशन में बात की। मैं खुद भी समझता हूँ कि ये जो 19th अमेंडमेंट थी वो किस अंदाज में करवाई गई उस वक्त की गवर्नमेंट से, और वो इवन जो 175 में जो जजेस की अपॉइंटमेंट पे है, मैं उस पर भी जो तरीकाकार पे जी 175A काफी तौर पर डिसएग्रीमेंट है। और क्योंकि उसको उस कमेटी को मैं उस कमेटी को हेड करता रहा हूँ, वो पहली कमेटी जो थी उसका चेयरमैन भी मैं खुद था। लेकिन क्या राइट बनता था कि आप हायरिंग एंड फायरिंग देखें, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को क्रिटिसाइज कर दिया एक जजमेंट के जरिए, वो स्टार उसका नहीं था कतर था। जी बुखारी साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि कानून साजी भी हम साथ दे रहे हैं, हम इत्तेहादी भी हैं, तो क्या इसके बावजूद जो है आपको नून लीग से अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? किस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुआमलात को लेकर, मुल्की मुआमलात को? जी
मुल्की मामलात को लेकर? देखिए जी, हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहता है, डिस्कशन होती रहती है, लेकिन हम आउटराइटली हमने ये कहा है कि वी सपोर्ट पीएमएलएन गवर्नमेंट। हम 5 साल के लिए उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते, देखिए ये ग्रे कैड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी, ये 2008 से ऑनवर्ड आज तक एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर हुई, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वरना तो इधर डिस्ट्रप्शन होती रही है। ये तो आप देखें, इस सिस्टम को चलने तो दें, जब सिस्टम चलेगा। बुखारी साहब, आप तो खुद कह रहे हैं कि 3 दफा सदर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आओ बातचीत करो, ये कोई परेशानी है तो बताओ, तो फिर आगे फिर कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए जी, ये तो यू माइट बी प्रीवी टू दैट कन्वर्सेशन, मैं तो उसमें शरीक नहीं था जो गुफ्तगू प्रेसिडेंट साहब की या प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर है कि इस पार्लिमानी निज़ाम को इस 1973 के आइन के तहत चलना चाहिए और गवर्नमेंट्स को अपनी करने और पूरा करना चाहिए। तो जो मुआहदा हुआ था उस पर किसी हद तक अमल दरामद हुआ? पंजाब में आपको जो सियासी स्पेस चाहिए थी फेडरल में, ये डिस्कशंस रहती हैं, विद इन पार्टी रहती हैं। हम तो अलायंस में और कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, उसको अब रिजॉल्व करते रहेंगे। तो कोई एग्रीमेंट का कोई एक पॉइंट पर अमल दरामद हुआ, कोई आपको याद होगा 100 गवर्नर्स की तैनाती के? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना जी, ऑब्जर्वर बता दे क्या नहीं हुआ। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये दावा करते थे जब उनसे मुलाकातें करें, खुद गवर्नर साहब ये बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर, नीचे तैनातियाँ, इसी तरह फिर वो बताया जाता है कि तरक्याती स्कीमों में हमें स्पेस नहीं दी जाती, शेयर नहीं दिया जाता। ये वो निटी ग्रिटीज है कि नॉट टू बी पब्लिश्ड और नॉट टू बी डिस्कस्ड इन द मीडिया। ये एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव का तहत है, हमने गवर्नमेंट चलानी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जवाबदेह हैं पब्लिक को जवाबदेह हैं। अगर हम चलिए, आप बात तस्लीम करते हैं कि वफाक जो भी कर रहा है आप इस बात को तस्लीम करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अभी तो 6 माह भी नहीं हुए, तो फिर बैसाखियाँ क्यों जो है वो डोलने लगी हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रहेगी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं उनका जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से क्लैरिटी नहीं आती। और मैंने कल भी कहा था और आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि 2 लोगों का तर्ज़ अमल, सियासी तर्ज़ अमल आने वाला सियासी मंजरनामा बुनियादी तौर पर तय करेगा, और ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब दोनों में से एक का सियासी ब्लंडर जो है वो एक दूसरे का रिवाइवल या सर्वाइवल जो है वो बनेगा। अभी इस चीज़ का इंतजार किया जाए। आदिल साहब, पार्टी जो है वो ठीक है। आदिल साहब, बिल्कुल आपका कमेंट आ चुके हैं। नाज़रीन, के साथ जब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद।